नमस्कार। आज हम जानेंगे संधि और समास के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे संधि के बारे में। आपको वर्णमाला तो अच्छे से ज्ञात होगी और मैंने कहा भी था कि व्याकरण के प्रत्येक प्रतियोगी प्रश्नोत्तर वर्णमाला से ही बनते हैं, तो संधि भी वर्णों का ही खेल है। वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं, या संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल या जोड़ करना। जब कोई दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उससे उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर ही एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे लिखा है पुस्तक प्लस आलय बन गया पुस्तकालय। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पुस्तक तो एक स्वतंत्र शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ है ना, और आलय का भी अर्थ है, यानी पुस्तकालय अर्थात जहां पर पुस्तकें रखी जाती है, पुस्तकों का घर, है ना, सिंपल सी टर्म में अगर हम कहें। लेकिन यहाँ पे शब्दों का मेल संधि नहीं है, बल्कि वर्णों का मेल संधि है। जैसे आप देख रहे होंगे जो क यहाँ पर व्यंजन है, प्रत्येक जितने भी वर्णमाला के व्यंजन हैं वे सारे के सारे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो पुस्तक में जो ये क व्यंजन है इसमें अ स्वर भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखूं अगर मैं तो कि क किस तरह से बना है आपके क प्लस अ के योग से ही तो क बना है, ठीक। तो इसीलिए क में जो अ ध्वनि है उसका मेल हो रहा है आलय के आ से, ठीक है। तो इन दो वर्णों के मेल को ही संधि कहेंगे हम यहाँ पर, ना कि पूरे के पूरे शब्दों के मेल को। वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जैसे क हमारा स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, तो प्रत्येक ये जो व्यंजन होते हैं ना, ये स्वरों की ही सहायता से बने होते हैं, बोले या लिखे भी जाते हैं। तो बस पुस्तक का जो अ ध्वनि है, जब हम क पुस्तक अ ध्वनि आ रही है ना, ये बोलते हैं, उसका ही उस ध्वनि का प्लस आलय के आ के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर मेल हो रहा है। तो बस वर्णों का मेल ही संधि है, ये याद रखना है, ठीक। और आइए अब अच्छे से समझते हैं कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, यानी कि जहां पर स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल या जोड़ होता है। व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजनों का व्यंजनों के साथ मेल या जोड़ होता है। और विसर्ग संधि, ठीक। संधि मुख्यतः 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जानेंगे हम स्वर संधि के बारे में। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उस मिलन से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि बहुत महत्वपूर्ण है और इसके भेद हैं 5। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो बस अब 1 बाय 1 करके हम इन स्वर संधियों को देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? हो तो यहाँ पर स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल रहा है, लेकिन याद रखना है कुछ जो नियम है कि यदि अ, आ, ई, उ और ऊ के बाद वही स्वर आते हैं सेम, तो वहां पर क्या हो जाता है? आ, ई, उ और री हो जाता है, ठीक। कैसे? यहां पर देखिए दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। जैसे हमने यहां पर लिखा है धर्मार्थ, तो धर्म प्लस अर्थ के मेल से धर्मार्थ बना वैसे, लेकिन यहां पर जो अर्थ का अ है उसका ध के अ से ही क्या हो गया, यहां पर मेल हो गया, वर्णों का वर्णों के साथ मेल हो गया, ठीक है। वर्णों का वर्णों के साथ मेल, लेकिन वर्णों में कौन कौन बांटे जाते हैं? स्वर और व्यंजन आते हैं, ठीक। तो धर्म में जो ध्वनि है, वर्ण ध्वनि है, वह है अ, और अर्थ में तो ऑलरेडी अ है ही, तो अ का ही यहाँ पर अ के साथ क्या हो गया? मेल। जब अ का अ के साथ मेल हो गया तो वह किस में परिवर्तित हो गया? आ में। तो इसीलिए धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, ठीक है। इसलिए यह विकार होके परिवर्तित होके नया शब्द बन गया धर्मार्थ, ठीक।
उसी तरह से पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ भी अ का आ के साथ मेल हो रहा है, तो पुस्तकालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी बन गया। ठीक, तो यहाँ भी आ प्लस अ, मतलब विद्या का आ प्लस अर्थी का पहले वाला वर्ड जो है अ, तो वर्णों का वर्णों के साथ ही मेल हुआ। ठीक है, लेकिन ये दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि का यही नियम है कि यहाँ पर अ आ इ ई उ के बाद वही स्वर आता है, उसी स्वर के साथ अगर मेल होता है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। उसी तरह से महाशय, ठीक है, महा प्लस आशय। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। योगिंद्र, योगी प्लस इंद्र। यहाँ पर छोटी ई का बड़ी की ई के साथ मेल हो रहा है, तो जब छोटी ई का बड़ी ई के साथ मेल हुआ तो ई ध्वनि ही निकली फिर। ठीक है, इसीलिए योगिंद्र। हरि प्लस ईश, हरीश। उसी तरह से विधु प्लस उदय, विधुदय। लघुर्मी, अगर हम शब्द का संधि विच्छेद करें तो लघु प्लस उर्मी होगा, लेकिन जब इसी की संधि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा। यहाँ पे छोटे ऊ का बड़े ऊ के साथ मेल हो रहा है, राइट, क्योंकि लघु अगर हमने लिखा तो लघु छोटा ऊ प्लस यहाँ पे ऊ का ऊ के साथ ही मेल हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से भूधर है, देखिए भू प्लस उधर, यानी कि यहाँ पर बड़े ऊ का ऊ के साथ ही मेल हो रहा है, तो ठीक, भूधर बन गया। अब दीर्घ स्वर संधि के बाद स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। तो देखिए गुण स्वर संधि का जो नियम है कि यदि अ या आ के बाद इ या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, यदि अ और आ के बाद उ या उ आए तो वहां पर औ हो जाता है। ऐसे ही अगर अ या आ के बाद री आए तो वहां पे अर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा है, समझेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे कि यहाँ पर गुण स्वर संधि का पहला उदाहरण है भूपेंद्र। भूप प्लस इंद्र के योग से ही भूपेंद्र बना। ठीक, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे स्वरों का स्वरों से ही मेल हो रहा है। भूप में प्रत्येक व्यंजन में मैंने क्या कहा है, स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो भूप प में जो स्वर ध्वनि छुपी हुई है वह कौन सी है, अ। ठीक, प्लस आगे तो स्वर है ही, कौन सा, ई है ना, छोटी ई, तो उस अ का छोटी ई के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल हो रहा है, तभी तो अ का ई के साथ मेल होने पर ए बन गया फिर परिवर्तित होके। ठीक है, तभी तो भूपेंद्र बन गया। उसी तरह से नरेश, नर प्लस ईश, तो यहाँ पे अ का बड़ी ई के साथ मेल हो रहा है और ए बन गया, तो नरेश। महा प्लस ईश, महेश बन गया। आ का यहाँ पर किसके साथ हो रहा है, जैसे महा, आ प्लस ई वर्ण ध्वनियों का इन दोनों का मेल हो रहा है तो महेश बन गया। उसी तरह से महेंद्र, महा प्लस इंद्र। ठीक है, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा। और महोत्सव, महा प्लस उत्सव। तो बस यही इसके नियम है। ठीक है, यहाँ पे गुणों का गुणों के साथ ही, यानी कि स्वर संधि का जो गुण है उसका उसी के साथ में क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है इसमें, बस नियम पता होंगे हमें कि किसका किसके साथ मिल। वैसे तो स्वर संधि के ही उदाहरण है, कोई भी आ जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा कौन सी स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि, राइट। उसी तरह से देखिए दयोर्मी है, महर्षि है, महा प्लस ऋषि, महर्षि, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा था कि यदि अ या आ के बाद री आता है तो री का क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अ का री के साथ क्या हो रहा है, मेल हो रहा है वर्णों का, इनका आपस में ही, तो महर्षि बन गया। उसी तरह से देखिए वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का नियम है कि यदि अ और आ के बाद ए और ऐ आए तो वहां पर ऐ हो जाएगा, और वैसे ही अ और आ के बाद ओ और औ आए तो औ हो जाएगा। ठीक, कैसे, यहां पर देखिए जिससे 1 + 1 के योग से एक एक बना। ठीक, बट यहां पर जब 1 + 1 में जो ध्वनियां हैं वो आपस में मेल हुआ उनका, जैसे अ + ए का मेल हुआ तो अ में वह परिवर्तित हो गया, तभी तो एक एक बना। उसी तरह से मतैक्य है, मत प्लस ऐक्य के योग से ही, इनमें जो आए हुए वर्णों के योग से ही क्या बना, ये
मतेक्या बन गया, यानी कि मत में जो अ था उसका ए के साथ योग हुआ, मेल हुआ, तो फिर वह ऐ में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए मतेक्य शब्द हमारे सामने आया। उसी तरह से हम लिखते हैं सदैव, सदा प्लस एव, महाऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, परमौषध, परम प्लस औषध, महाऔषधि, महा प्लस औषधि। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अ प्लस ए के योग से ऐ बना, अ प्लस ए की ऐ ही, आ प्लस ए से भी ऐ बनता है और आ प्लस ए से भी ऐ में ही वह परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसी तरह अ प्लस औ से औ बना, क्योंकि ये जो यहाँ पर मेल हो रहा है जिन वर्णों का, अ का ज्यादातर मेल हो रहा है हमारे किनके साथ, जो दीर्घ स्वर है उनके साथ। तो दीर्घ स्वर में ए, ऐ, ओ, औ तो आते ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है हल्की सी। ठीक है, थोड़ा सी वृद्धि हो रही है, तभी इसको वृद्धि स्वर संधि का नाम दिया गया है। बस ज्यादा टफ नहीं होती संधि, बहुत ही इजी होती है, और मैं दोबारा से कहूंगी ये वर्णों का ही सारा खेल होता है। ठीक है, अब गुण स्वर संधि के बाद हमारी जो तीसरी स्वर संधि आएगी वह आएगी यण स्वर संधि। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आराम से यण स्वर संधि का जो नियम होगा वो क्या रहेगा। देखिए, यण स्वर संधि में यदि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, य में। वहीं पर अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद कोई स्वर आता है तो वह व बन जाएगा। ठीक, और यदि री आता है ऐसे ही इसी उसमें, तो क्या हो जाएगा, अ, आ, ओ और औ का र हो जाएगा उनके साथ जब उसका मेल होगा तो। ठीक, विजातीय लिखा है यहाँ पर कि इनको छोड़ के जो भी जितने भी स्वर हैं हमारे वो अगर आते हैं उनके साथ अगर मेल होता है तो फिर वहां पर यण स्वर संधि होगी। अब इसके भी उदाहरण से ही आप समझिए, जैसे हम यद्यपि लिखते हैं तो यदि प्लस अपि के योग से यद्यपि, यानी कि इसमें जो यदि में ई है और उसका अ के साथ जब मेल हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, य में। ऐसा ही नियम तो हमने यहाँ पर देखा है ना, कि यदि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आता है उसके साथ मेल होता है तो वहां पे य हो जाएगा। ठीक है, और कई जगह र हो जाएगा, कई जगह व हो जाएगा। तो यण स्वर संधि का यही नियम है कि ज्यादा इसमें य ही बनेगा। कैसे, ई प्लस अ के योग से य बना, ई प्लस आ के योग से या बना। ठीक है, और ई प्लस ओ के योग से यू बना, ई प्लस बड़े ऊ के योग से बड़ा यू बना। ठीक है ना, बड़े ऊ की मात्रा जब लगी यहाँ पर। तो उसी तरह से यद्यपि, यदि प्लस अपि, इत्यादि, इति प्लस आदि, उपर्युक्त, उपरी प्लस युक्त, न्यून हम लिखते हैं नी प्लस ऊन। ठीक है, नी प्लस ऊन। तो देखिए, जब ये वर्ण मिलते हैं ना, नी में छुपा हुआ जो स्वर है हमारा ई, और ई का जब ऊ के साथ मेल हुआ तो यू बन गया, तो न्यून बन गया। फिर तो यही तो विकार उत्पन्न हो रहा है इन वर्णों के मेल से, और तभी तो फिर परिवर्तित होकर शब्द बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से प्रत्येक, प्रति प्लस एक, अतेश्वर्य, अति प्लस ऐश्वर्य, क्योंकि देखिए यहाँ पे अति में जो ई ध्वनि छुपी हुई है उसका ए के साथ योग हो रहा है तो फिर ये बन रहा है, तभी तो ये कन्वर्ट होकर अत्यश्वर्य बना। ठीक है, सखी प्लस उचित, सख्युचित, न्यूदुर्मी, नदी प्लस उर्मी, अनुवंतर, अनु प्लस अंतर, अ प्लस अ के योग से व बन गया, सॉरी उ प्लस अ के योग से व बन गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, उ व, तो व, ई प्लस बड़े ऊ के योग से यू बन गया। तो ये यण स्वर संधि का नियम है कि छोटी ई, बड़ी ई और छोटे ऊ, बड़े ऊ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो वहां पे य और व हो जाएगा। ठीक है, और यदि री आता है तो फिर र हो जाएगा। उसी तरह से स्वागत लिखते हैं हम, तो स्वागत भी आपकी यण संधि का ही नियम है, सु प्लस आगत, स्वागत, क्योंकि यहाँ पर उ प्लस आ के मेल से वा बन गया। ठीक, और उसी तरह से अन्वित लिखते हैं, अनु प्लस इत, उ प्लस ई के योग से वी बन गया। और पितृ अनुमति यानी कि पितृ प्लस अनुमति, अगर इस शब्द का पितृ अनुमति का संधि विच्छेद करेंगे तो पितृ प्लस अनुमति बन जाएगा। लेकिन त्रि में जो री छुपा हुआ है ना,
उसका जब अ के साथ मेल हो रहा है यहाँ पर तो वह र में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए पितृनुमति। इसी तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। तो बस यण स्वर संधि का ये नियम है। ये स्वर संधियों के भेद के अंतर्गत ही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट संधि होगी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के बारे में आपने याद रखना है कि यदि इसमें ए ऐ ओ औ के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर अय आय अब और आब हो जाता है। सिंपल सी बात है, दीर्घ स्वर हैं सारे के सारे यहाँ पर, ए ऐ ओ और औ। इनके बाद कोई भी स्वर आता है ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, कई जगह अय हो जाएगा, कई जगह आय, अब और आब। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए शयन, शे प्लस अन, तो शे में जो ए ध्वनि छुपी हुई है, ठीक है, वर्ण ध्वनि ए छुपी हुई है और उसका अ के साथ है ना, किसी भी स्वर बोला है ना तो उसके साथ मेल हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, शय प्लस अयन की योग से फिर अय में कन्वर्ट हो रहा है, ए प्लस अय में, तो वहां पे फिर शयन बन गया। ठीक, इस तरह से अगर हम इसको रखेंगे ना तो ज्यादा पता चलेगा। ठीक, उसी तरह से गायक, गए प्लस अक के योग से गायक बना, क्योंकि जब गए में अय लगा हुआ है उसका अक के अ के साथ मेल होता है ना, ए का अ के साथ, तो वह आय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसी तरह से नायिका, नई प्लस इका के योग से नायिका बना, क्योंकि ए प्लस ई किस में बदल गया, आई में बदल गया। ठीक है, इसीलिए नायिका। उसी तरह से पवन, पो प्लस अन, यानी कि पो में जो ओ ध्वनि छुपी हुई है उसका योग हो गया अन के अ से, तो ओ का जब अ से मेल हुआ तो वह अब में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए तो पवन बन गया पो प्लस अन के योग से। उसी तरह से हम लिखते हैं पावक, पौ प्लस अक, यानी कि औ का जब अ के साथ मेल हुआ तो आव में कन्वर्ट हो गया और पावक बन गया। उसी तरह से नाविका, नौ प्लस इक, ठीक है, नाविक कहें यहाँ, ओ का ई के साथ जब मेल हुआ तो वह अवि में कन्वर्ट हो गया, तो नाविक। ठीक, तो इसी तरह से ये यहाँ पर बनते हैं जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है। लेकिन कौन सा है ये, इसके भी नियम है ना, थोड़े थोड़े हमने देखे। तो ये थी अयादि स्वर संधि। ठीक, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे ए ऐ ओ औ है उनका किसी भी स्वर के साथ, अ के साथ, चाहे छोटी या बड़ी के साथ या ऊ के साथ जब मेल हो रहा है इन बार्डिक ध्वनियों का तो वो अय आय आई और अब या आव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो वहां पर होगी अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, तो ये थी हमारी स्वर संधियां 5 तरह की। ठीक है, अब देखिए संधियों से जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे फटाफट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संधि किसे कहते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे गिरी प्लस ईश गिरीश बन गया, सत प्लस जन सज्जन बन गया। राइट, संधि कितने प्रकार की होती है, देखिए वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से, जो अभी हमने देखे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक, चौथा प्रश्न है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए व्यंजन का व्यंजनों के साथ मेल होता है। कैसे, क्योंकि संधि के समय जब पहले वर्ण या शब्द के अंत में किसी व्यंजन का प्रयोग हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक, यहाँ पर भेद सिर्फ स्वर संधि के ही हैं 5, लेकिन जो व्यंजन और विसर्ग संधि है ना उसमें कुछ आपके सूत्र रहते हैं, उनके आधार पर ही वो आगे परिवर्तित होती है। बस पर इतना याद रखना है कि व्यंजनों का व्यंजनों के साथ मेल होता है। जैसे कि दिग्विजय शब्द है यहाँ पर, तो दिक प्लस विजय। ठीक, जगदम्बा जगत प्लस अम्बा, वागजाल वाक प्लस जाल, जगत गुरु जगत प्लस गुरु के योग से बना, वागीश वाक प्लस ईश के योग से, जगदाधार जगत प्लस आधार के योग से बना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यंजनों का व्यंजनों के साथ ही मेल हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छिपा होता है, लेकिन यहाँ पे स्वर नहीं छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हलंत में लिखे हुए हैं, ठीक है, बिना स्वर से ही लिखे हुए। यहाँ पे जितने भी, जैसे कि दिक में आप देख रहे हैं क हलंत है। हलंत इसीलिए क्योंकि ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं है क का रूप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर ये पूर्ण स्वतंत्र रूप होता तो फिर अ आ जाता इसके साथ, और अ का फिर वी के साथ, यानी व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो जाना था, तो फिर कुछ और परिवर्तित रूप आना था। लेकिन इनको अर्ध में लिखा हुआ है, बिना स्वर के ही लिखा हुआ है, हलंत करके। तो इसीलिए व्यंजनों का यहाँ पर व्यंजनों से ही, जैसे क का यहाँ पे वी के साथ योग हो रहा है, इसीलिए तो दिग्विजय बना। ठीक है। जगत, त का यहाँ पे अ के साथ, तो जगदम्बा। ठीक है। उसी तरह से वाक, क का यहाँ पे ज के साथ संधि हो रही है, तो वागजाल। व्यंजनों का व्यंजनों के साथ ज्यादातर यहाँ पर होती है, लेकिन कई जगह आपको बीच में स्वर भी मिलेंगे, नो डाउट, बट व्यंजन मुख्य तौर पर रहेगा। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे वागीश में वाक प्लस ईश, तो यहाँ पर देखिए क तो व्यंजन में ही, व्यंजन के रूप में ही लिखा है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी के साथ इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, तो वागीश। व्यंजन में वैसे ज्यादातर व्यंजनों का व्यंजनों के साथ ही मेल होता है, लेकिन बीच में कुछ स्वरों के साथ भी मेल हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें व्यंजन जरूर रहेगा, जबकि हमने स्वरों में तो सिर्फ स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल देखा है ना। बात करें विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि वहां पर होती है जहां दो वर्णों या शब्दों की संधि के समय जब पहले वर्ण या शब्द के अंत में विसर्ग आता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे कि हम देखते हैं निह प्लस चय, निश्चय। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जो यहाँ पर ये वर्ण लिखे हैं या शब्द लिखे हैं, ठीक है, व्यंजन लिखे हैं, उनमें क्या है, विसर्ग लगी हुई है सभी में। तो विसर्ग संधि बस इजी होती है। निह प्लस चय के योग से निश्चय, निह प्लस ठुर निष्ठुर, निह प्लस चल निश्चल, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, दुह प्लस तर दुस्तर। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके जरिए हमने इनके वन लाइनर या वन लाइन की डेफिनेशन में इसके अर्थ देखे। वैसे तो अगर इनको व्यंजन संधि को या फिर विसर्ग संधि को अगर हम बड़ी बारीकी से देखना चाहें कि कब या किसके योग से, किन वर्णों के या किन व्यंजनों के योग से, ठीक है, जो है र में कन्वर्ट हो जाता है या विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार ल बन जाता है विसर्ग का ही, कई बार र बन जाता है, कई बार स बन जाता है। तो इस तरह से ये रूप होते हैं। तब तो बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाएगी जो आपको कंफ्यूज भी कर सकती है, बट बस ये सिंपल सा तरीका आपने याद रखना है। ठीक है। तो हमने संधि में देखा कि जहां पर दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर संधि होती है। ठीक है। वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि होती है। लेकिन अगर समास की बात करूं तो वहां पर देखेंगे हम दो शब्दों का परस्पर मेल, और जो फिर या कोई लंबा शब्द होता है या छोटा सा वाक्य होता है उसको संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है। वहां समास आएगा। तो समास में हम वर्ण नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे दो पदों के मेल को ही समास कहते हैं। तो आइए समझते हैं समास को भी। अब चलिए अब बात करेंगे समास की। संधि की तरह समास भी एक संक्षिप्त रूप होता है, लेकिन संधि और समास में सिर्फ इतना अंतर है कि संधि दो वर्णों के मेल से बनती है और समास दो शब्दों के मेल से बनता है। जी हाँ, दो सार्थक शब्द। कैसे शब्द? भिन्न भिन्न, दो अलग अलग शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वही समास होता है। यानी कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। अगर मैं बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समास की परिभाषा देना चाहूं, ठीक, जैसे यहां पर भी लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है और उसी बनने की क्रिया को या प्रक्रिया को समास कहते हैं, और इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को फिर समास विग्रह कहते हैं। और इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। जो भी समास
पद होता है उसमें दो रूप होते हैं शब्दों के। शब्द को ही पद कहा जाता है ना। एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है वही समस्त पद कहलाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पर देखिए, पूर्व पद शिव है, उत्तर पद भक्त है। इस तरह से इन दोनों के योग से जो समस्त पद या समास बना वो बना शिव भक्त। शिव प्लस भक्त यानी कि शिव भक्त। और इसमें पूर्व पद कौन हुआ शिव भक्त में? शिव इसमें पूर्व पद है, यानी कि जो पहला पद है, राइट। और उसी तरह से हम लिखते हैं जेब खर्च। तो जेब खर्च में जेब पूर्व पद है और खर्च इसका उत्तर पद है। उत्तर मतलब बाद का पद, पूर्व मतलब पहले का पद। और जेब का भी अपना महत्व है, इस शब्द का स्वतंत्र सार्थक शब्द है, और खर्च का भी अपना महत्व है, स्वतंत्र सार्थक शब्द है। तो तभी मैं कह रही हूं कि दो सार्थक स्वतंत्र शब्दों के मेल से, उनके संक्षिप्त रूप से जो नया शब्द बनता है उसका नया अर्थ हो जाता है। तो बस वही संक्षिप्त रूप फिर क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समस्त पद ये हो गया आपका, जैसे शिव भक्त है, जेब खर्च है, भाई बहन है, ये समस्त पद कहलाता है इस टर्म में, समासिक टर्म में, ठीक है। और जब इनको हम अलग अलग कर देंगे, जैसे यहाँ पर कर दिया, जेब खर्च को जेब प्लस खर्च करके अलग अलग कर दिया, तो ये समास विग्रह हो गया। जैसे संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये समास विग्रह हो गया। लेकिन जब इन दोनों पदों को, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर लिखा, एक ही शब्द बनाया, तो फिर एक शब्द बनकर ये इस तरह से हमारे सामने आ गया। उस तरह से आप कोई भी शब्द ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज भगवान विष्णु को ही कहा जाता है ना। तो इसमें चतुः प्लस भुज, न इसमें पूर्व पद प्रधान है और न ही उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान है, क्योंकि यह विशेष, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष वस्तु के लिए यह टर्म यूज की जाती है। तो इसमें कोई अन्य पद प्रधान है ना। तो भगवान विष्णु के लिए यह संबोधन वाक्य है, यहाँ पर शब्द है, समासिक शब्द, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों, देखो मैंने कहा शब्दों को ही पद कहा जाता है, ठीक है। शब्दों या पदों के मेल या योग से जो नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। और इस तरह से समास एक स्वतंत्र शब्द रचना होती है, ठीक। जैसे रसोई घर, देशवासी, चौराहा, इस तरह से कोई भी शब्द ले सकते हैं हम, है ना। अब भेदों की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये महत्वपूर्ण भेद हैं इसके। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता है या इन्हें किस तरह से हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है। अव्यय यानी कि शब्द, और यही प्रधान होता है। और एक और विशेष बात आपने याद रखनी है इस अव्ययी भाव समास में कि इसके प्रत्येक समस्त पद में, ठीक है, इसके प्रत्येक समस्त पद में आपको यथा, प्रति, आ, व इस तरह के शब्द मिलेंगे। जो इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो इस शब्द का पूर्व पद है उसमें भर, यथा, प्रति, आ, बी, ब इस तरह के शब्द मिलेंगे जिनसे हम पहचान कर सकते हैं, है ना। इसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो भरपेट यानी कि पेट भरकर, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, आजन्म, जन्म भर, आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत, आमरण, मरण तक, ठीक है, मरण पर्यंत, बीचों बीच, बीच ही बीच में, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इस तरह के जो शब्द है ना, इसके अलावा आप और भी शब्द यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं साफ साफ, भरपेट, निर्विवाद, वाकायदा, यथा विधि, यथा संभव, ठीक है, आजन्म, आमरण, इस तरह के और भी शब्द आप रख सकते हैं। तो बस यही पहचान रखनी है अव्ययी भाव में कि इसमें जो
पहला पद पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक, दो पद बताए ना मैंने, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययभाव समास में जो पहला पद होता है पूर्व पद वही इसमें प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर इन सब में भर, यथा, प्रति, आजन्म, ठीक है, इस तरह से और भी हम लिख सकते हैं, यथा विधि, आमरण, यथा जीवन। तो ये इनकी पहचान होती है, पूर्व पद की ये पहचान होती है। इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अव्ययभाव समास की विशेषता इसमें क्रिया विशेषण का कार्य होता है अव्ययभाव समास में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण समास है तत्पुरुष समास। अब जानिए तत्पुरुष समास क्या होता है। इस समास में प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है और इसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के फिर आगे को भेद भी है। कर्म के आधार पर लिखा जाता है इसको, करण के आधार पर, संप्रदान, अपादान और संबंध। ठीक है, इन आधारों पर इसको विभक्त किया जाता है तत्पुरुष समास को। जैसे हमने देखा अव्ययभाव समास में पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों के साथ इसका फिर विभक्ति करके लोप होता है। जैसे कि देखिए इसका जो तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, तो इसको परसर्ग यानी कि विभक्ति कारक चिन्हों का यहाँ पे लोप हो जाता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर समस्त पद देखिए, बस चालक है, बस को चलाने वाला है ना, उसी को तो हम बस चालक कहेंगे। गगन चूमी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो आप देख रहे होंगे कारक चिन्ह को इसमें इन सब वाक्यों में लगा हुआ है। ठीक है, तभी यह कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि कर्म का जो को परसर्ग है ना, इसका लोप हो गया यहाँ पर और इसका समासिक रूप यानी बस को चलाने वाला, इसका समासिक संक्षिप्त रूप आ गया हमारे पास शॉर्टकट में, बस चालक। तो बस दो से अधिक शब्दों का जो संक्षिप्त रूप होता है, दो शब्दों को मिलाने से जो नया संक्षिप्त सरल रूप हमारे सामने आता है, वही क्या हो जाता है, समास हो जाता है। तो इस तरह से अब अगर हम इनको एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि गगन को चूमने वाला, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो इसी टर्म को हमने शॉर्टकट में गगनचुंबी बना दिया, क्योंकि गगनचुंबी का ही अर्थ है गगन को चूमने वाला। और साथ ही कर्म तत्पुरुष में जो को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप करके फिर इस तरह के शब्द बन के। तो ये रहा तत्पुरुष समास का पहला भेद, कर्म तत्पुरुष, और उसका उदाहरण। दूसरा देखेंगे करण। करण का विभक्ति चिन्ह से है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। कारक चिन्ह पढ़े होंगे आपने, हिंदी में कितने कारक चिन्ह हैं, राइट। तो उन्हीं का यहाँ पर तत्पुरुष समास में यूज होता है। दूसरा पद जाहिर सी बात है प्रधान रहता है इसमें, और इसमें से विभक्ति चिन्ह पर सर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि देखिए आप, मदांत, मद से अंध, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, कष्ट साध्या, कष्ट से साध्या। तो यहाँ पे से कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होके फिर ये शब्द रूप हमारे सामने आए, समासिक रूप। ठीक है, तो बस करण तत्पुरुष में से कारक चिन्ह के द्वारा इसका लोप होगा। आगे देखेंगे, अब देखिए आप संप्रदान तत्पुरुष, इसमें को या के लिए इसकी पहचान है ना, कारक चिन्ह की, संप्रदान की, को या के लिए इसमें ये जो परसर्ग रहते हैं इनका लोप होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इस तरह के और भी रूप आप लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष की पहचान है को या के लिए। तो के लिए सभी इन समस्त पदों में आया है कारक चिन्ह। तो इसका लोप करके यहाँ पर जो संक्षिप्त सरल रूप हमारे सामने आया, समास रूप, वही क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अपादान की बात करें तो अपादान आपको पता ही है, किसी से अलग होने के भाव में इस कारक चिन्ह, कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि से के तौर पर इस कारक विभक्ति चिन्ह को हम जानते हैं। यहाँ पर इसका लोप हो जाएगा। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट,
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, भयभीत, भय से भीत। ठीक, तो ये समस्त समास है हमारे सामने, समास रूप, शब्द रूप में, और ये समास का विग्रह रूप है। आपने यही याद रखना है कि इनमें जो कारक चिन्ह है, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान, अपादान, है ना, वही विभक्ति चिन्ह होंगे और उन्हीं का लोप होगा। और विशेषतः तत्पुरुष समास में दूसरा पद ही प्रधान होता है, राइट, दूसरा पद ही इसमें प्रधान होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो अलग होने के भाव में यहाँ पर अपदान तत्पुरुष के ये उदाहरण रहे। संबंध तत्पुरुष की बात करूं तो इसमें का, की, के और रा, री, रे ये परसर्ग रहते हैं ना, कारक चिन्ह के तौर पर संबंध में, संबंध कारक में। लेकिन तत्पुरुष के रूप पर इन्हीं कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा, परसर्गों का। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, पूंजीपति, पूंजी का पति, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, प्रजापति, प्रजा का पति। ठीक है, तो की, का, रे, री, इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं इनके प्रयोग से। तो उन कारक चिन्हों का क्या हो गया, लोप हो गया, और फिर ये समास रूप हमारे सामने आ गया। ओके, आगे देखेंगे। तत्पुरुष जो समास रहता है उसके 6 भेद रहते हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक। ठीक है, अधिकरण में आपको पता ही होगा, इसमें विभक्ति चिन्ह में रहता है, में या पर विभक्ति चिन्ह होता है, तो इनमें लोप हो जाएगा में और पर का। जैसे शरण में आगत तो शरणागत, आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास, जल में मगन, जल मगन, नीति में निपुण, नीति निपुण। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद थे, कर्म से लेकर अधिकरण तक। और जितने भी ये कारक चिन्ह होते हैं विभक्ति पर सर्ग, इनका लोप होके ये समस्त समासिक शब्द रूप हमारे सामने आता है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण जो समास है वह है द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में हमने देखा पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में देखा हमने दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा जो पद होता है वह विशेष्य होता है। जैसे कि यहाँ पे चौराहा है, ठीक है, और त्रिभुवन है, नवग्रह है, त्रिवेणी है। तो आपको पता चल रहा होगा जो पूर्व पद यहाँ पर है, जैसे चौ, त्रि, नव, है ना, तो ये क्या है, ये संख्यावाचक शब्द हैं, दिख रहे हैं, जो कि विशेषण है, साथ में विशेषण का कार्य भी कर रहे हैं। और इनका जो उत्तर पद है, दूसरा पद, ये विशेष्य है, यानी कि उसकी विशेषता को बताने वाला है। तो 4 राहों का समूह या समाहार, उसका इस लाइन का हमने समास बनाना है, तो क्या कहेंगे, चौराहा। ठीक, और 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन, 9 ग्रहों का समाहार या समूह नवग्रह, 3 वेणियों का समाहार त्रिवेणी। तो ये पहचान है द्विगु समास की कि इसमें पहला पद जो रहेगा वो संख्यावाचक रहेगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष्य का कार्य करेगा। चौथा महत्वपूर्ण जो समास है वह है द्वंद्व समास। इस समास में ना पहला ना दूसरा बल्कि दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, और इनमें तथा, या, अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। ठीक है, जैसे कि आय और व्यय, आय व्यय, माता और पिता, माता पिता, भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन, अन्न और जल, अन्न जल। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे यहां पर और वाले ही शब्दों का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ठीक है, और शब्दों का ही यहां पर लोप होता दिख रहा है आपको द्वंद्व समास में, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं। उसी तरह से आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, है ना, इस तरह के कई शब्द बनाए जा सकते हैं जो हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो सकते हैं। तथा का यूज भी होगा, और का, या का भी, लेकिन वह होगा समासिक विग्रह में।
जब इससे हम समस्त पद बनाएंगे, समास बनाएंगे, तो फिर इन और, तथा या इनका लोप हो जाएगा। ठीक है, इन शब्दों का। तो फिर द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे बढ़ेंगे। पांचवा महत्वपूर्ण जो समास है उसका नाम है कर्मधारय समास। इस समास में विशेषण का संबंध होता है, देखिए, और इसमें पहला पद कैसा होता है? गुणवाचक होता है। ठीक है, कर्मधारय में जैसे कि हम लिखते हैं महात्मा, महान है जो आत्मा। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में आपको इस तरह से और भी कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन आपने यही याद रखना है इसकी पहचान के तौर पर कि इस समास में विशेषण का संबंध होता है। ठीक है, विशेषता को बयां कर रहा है यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं। और पहला जो इसका पूर्व पद है वो गुणवाचक है ना, क्योंकि देखिए नील कमल है, कमल का गुण कैसा है? उसका नीला होना। और जहां पर भी आपके गुण अवगुण को बयां किया जाता है वहां पर कौन सा समास होता है या कौन सा विशेषण होता है? आपको पता ही है जब हमने विशेषण पढ़े थे, क्योंकि विशेषणों के अंतर्गत ही तो आते हैं ना ये सब बातें, किसी भी चीज की विशेषता को बताना, गुण अवगुणों को बताना। तो कमल का गुण है उसका नीला होना, अंबर का गुण है उसका पीला होना। ठीक है, कमल का गुण है उसका स्वर्ण होना। तो ये विशेषण शब्द ही होते हैं जो आपके गुणों का बखान करते हैं, कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। और कर्मधारय समास की एक और पहचान है कि इसमें जो पूर्व पद है तथा उत्तर पद, इनमें उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। जैसे घनश्याम, घन के समान कौन? श्याम। कमल नयन, कमल के समान क्या है? नयन है। ठीक है, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। ठीक है, जिसका मुख चांद के समान है। तो इस तरह के उपमेय उपमान को भी, इस संबंध को भी ये दर्शाते हैं कर्मधारय समास। ठीक है ना। अब छठा महत्वपूर्ण भेद है समास का बहुब्रीहि समास। और इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व ना उत्तर पद, बल्कि समस्त का समस्त पद अन्य किसी विशेषण का कार्य करता है। और यही जो तीसरा शब्द होता है फिर वही क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। जैसे कि वही बात आ गई जब हमने पीछे विशेषण भी पढ़े, है ना। दशानन किसे कहेंगे? हर किसी को तो हम दशानन नहीं कह सकते। रावण को ही दशानन कहा जाता है क्योंकि दश हैं आनन या 10 है मुख जिसके। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, कौन? भगवान गणेश। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, पाणी में जिसके, है ना, भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव का। तो इसमें ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद प्रधान होगा बहुब्रीहि समास में, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद इसमें प्रधान होगा। तो ये भी यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति के लिए ही इस तरह का इन शब्दों का यूज किया जाता है, उनको दर्शाने के लिए, उनका बखान करने के लिए। ठीक है, और इस समास की जो पहचान है साथ में आप ये याद रख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं। अर्थात विग्रह पद संख्या का विशेषण रूप हो जाता है किसी पद का। ठीक है ना। लंबा है उदर जिसका, जिसका और क्या बोला? जिसके, जिसकी, वाला, वाली। इस तरह के जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसमें इस तरह के शब्द आएंगे। तो बस समझ आना कि आपने बहुब्रीहि समास क्या है। और अक्सर कर्मधारय और बहुब्रीहि में कन्फ्यूजन भी होता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी समझ लेते हैं कि वह कैसे होता है। देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है, या यूं कहें कि उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। ठीक, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय समास यानी कि नीला है जो कंठ, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। और इसी नीलकंठ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है समास विग्रह में कि नीला है कंठ जिसका,
अर्थात भगवान शिव। एक बात आपने याद रखनी कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास कभी भी ऑप्शन में साथ साथ नहीं आएंगे आपको। अगर बाई चांस दोनों आ भी गए कि बताइए नीलकंठ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर अव्ययीभाव, इस तरह से आ जाते हैं ना ऑप्शन में, तो सबसे पहले आपने बहुव्रीहि समास को ही टिक करना है। अगर ये दोनों आ गए तो, अगर दोनों में से कोई एक आया तब तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का ही इनमें संबंध होता है। लेकिन देखिए नीलकंठ को हम कर्मधारय समास में लिखेंगे, समासिक विग्रह करने पर नीला है जो कंठ, और इसी नीलकंठ शब्द को बहुव्रीहि समास में हम लिखेंगे नीला है कंठ जिसका। उसी तरह से पीतांबर शब्द है, पीला है जो अंबर, यानी कि कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया, और पीला है अंबर जिसका, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। तो अक्सर कंफ्यूजन रहता है इन दोनों में, लेकिन आपको बता दिया इस तरह से आपने पहचान करनी है। और दोनों अगर आ गए तो सबसे पहले बहुव्रीहि समास को ही टिक करना है, ठीक है। या फिर बहुव्रीहि नहीं होगा तो वहां पे कर्मधारय को आपने टिक करना है। और अक्सर देखिए कर्मधारय और द्विगु में भी क्या होता है, अंतर होता है, या इस तरह का हम कह सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कर्मधारय समास में समस्त पद एक गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये भी इनका कंफ्यूजन है। जैसे देखिए यहाँ पर नीलांबर, नीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया, और द्विगु समास का पंचवटी, 5 वटों का समाहार, है ना। क्योंकि जो भी संख्यावाचक शब्द रहेंगे वो क्या रहेंगे, द्विगु समास में रहेंगे, ठीक। तो ये इसका अंतर था, भेद था, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो समस्त संधि और समास की ये पहचान थी। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आई होगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।